नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। सोचो जरा, एक सदी पुराना परंपरागत और भारी निवेश वाला ऑटो उद्योग जिसके अपने कुछ सख्त नियम थे। फिर अचानक एक नया और भारी खिलाड़ी आता है और खेल के सारे नियम बिल्कुल अलग तरीके से बदल कर रख देता है। ये कहानी सिर्फ नई गाड़ियां बनाने की नहीं है, बल्कि एक नए नजरिए से पूरी दुनिया को देखने की है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाक से आज के इस एक्सप्लेनर की रूपरेखा पर एक नजर डाल लेते हैं। हम ठहराव के 4 चरण देखने वाले हैं, फिर एक बड़ा और नामुमकिन सा उद्देश्य, और आखिर में रणनीति के वो 4 अहम चरण: प्रमाण, बुनियादी ढांचा, उत्पादन नर्क और वैश्विक क्रांति। तो पहले भाग से शुरुआत करते हैं। 4 phases ऑफ स्टैग्नेशन, यानी ठहराव के 4 चरण। अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएं तो ये सफर बहुत दिलचस्प है। 1800 के दशक के आखिर में ऑटो इंडस्ट्री में कमाल के नए नए आविष्कार हो रहे थे। हर कोई कुछ नया ट्राई कर रहा था, लेकिन 1930s आते आते ये इनोवेशन अचानक से ठहर गया और सिर्फ गाड़ियों के बाहरी लुक्स या कॉस्मेटिक बदलाव तक सिमट कर रह गया। फिर मिड 1960s में आकर ऑटो मेकर्स ने नए बदलाव तभी किए जब सरकारी नियम या कानून आए, और 1990s में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी का जिक्र शुरू हुआ, तब भी इनका मेन मकसद आविष्कार करना नहीं था, बल्कि सिर्फ मजबूरी में कानून का पालन करना था। और यहीं से हमारे दूसरे भाग की शुरुआत होती है, एन इम्पॉसिबल एक्सपेंसिव पर्पस। यहां दोनों मानसिकताओं में जमीन आसमान का अंतर था। पुरानी ऑटो कंपनियों का लक्ष्य बेहद छोटा और सीमित था। एग्जाम्पल के लिए GM की EV1 को ही ले लीजिए। ये कार सिर्फ कैलिफोर्निया के नियमों को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया विजन आकार ले रहा था। उनका लक्ष्य सिर्फ कुछ कंप्लायंस वाली गाड़ियां बेचना नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को सोलर इलेक्ट्रिक इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करना था। ये एक बेट द कंपनी वाला एकदम एक्सपेंसिव विजन था। लेकिन दोस्तों, सच कहूं तो सिर्फ बड़ा विजन होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, राइट? इस इम्पॉसिबल लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत लगी, ये एक एक्स एम्प्लॉय के इस स्टेटमेंट से साफ झलकता है। आपको हर हफ्ते 80 से 100 घंटे काम करना पड़ता था, लिटरली। ऐसी क्रांति लाने के लिए एक आम वर्क कल्चर नहीं, बल्कि एक बेहद इंटेंस स्पेशल फोर्सेस जैसी वर्क कल्चर का होना जरूरी था। अब आते हैं तीसरे भाग पर, जो रणनीति का पहला कदम था। फेज 1, द प्रूफ। शुरुआती दौर में जब एक स्टार्टअप के पास पैसे और रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, तो फोकस आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने क्या किया? गाड़ी की बॉडी लोटस जैसी कंपनी से आउटसोर्स कर ली। ऐसा इसलिए किया गया ताकि उनका पूरा ध्यान और पैसा सिर्फ और सिर्फ उस एक चीज पर लगे जो सबसे जरूरी थी, एक नई प्रोप्राइटरी पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी डेवलप करना। और इसी दौरान सदियों पुराने मार्केट के नियमों को एक एक करके तोड़ा गया। डीलरशिप मॉडल, उन्होंने उसे पूरी तरह बाईपास कर दिया और सीधे ग्राहकों को गाड़ियां बेचना शुरू किया। ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट्स जैसी नई परंपरा शुरू की गई, जो पहले ऑटो उद्योग में किसी ने सोची तक नहीं थी। और जो चीजें जरूरी नहीं थी, उन्हें आउटसोर्स कर दिया गया ताकि वो सर्वाइव कर सके और डायरेक्ट फीडबैक से सीख सकें। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, फेज 2, द इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले चरण में जो भी कामयाबी और अनुभव मिला, उसका इस्तेमाल यहां मैन्युफैक्चरिंग सीखने और वॉल्यूम बढ़ाने में किया गया। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह इन हाउस लाने का बड़ा फैसला लिया, ताकि मॉडल S और मॉडल X जैसी प्रीमियम गाड़ियां ज्यादा तादाद में बनाई जा सकें। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोचिए। अगर EVs मास मार्केट में लानी है, तो सबसे बड़ी रुकावट क्या होगी? चार्जिंग। उस वक्त दुनिया में ईवी को चार्ज करने का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। इसका समाधान निकालने के लिए उन्होंने वर्टिकल इंटीग्रेशन का रास्ता चुना। उन्होंने शून्य से एक प्रोप्राइटरी चार्जिंग नेटवर्क खड़ा कर दिया। जो शुरू में एक रुकावट थी, वही आगे चलकर उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन गई। और यहां से कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़, भाग 5, फेज 3, प्रोडक्शन हेल। देखिए, आम इंसान के बजट वाली मॉडल 3 बनाने के लिए लागत को ड्रास्टिकली कम करना जरूरी था, और यह तभी संभव था जब फैक्ट्री पूरी तरह ऑटोमेशन पर चले। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन को इस मास लेवल तक ले जाना इतना कठिन था कि कंपनी के अंदर इस दौर को प्रोडक्शन हेल यानी उत्पादन का नर्क कहा जाने लगा। जरा इस आंकड़े पर एक सेकंड गौर कीजिए। $1.4 बिलियन। ये बहुत ही चौंकाने वाली रकम है। आपको पता है ये क्या है? ये सिर्फ 2017 के तीसरे क्वार्टर में मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री और ऑटोमेटेड सिस्टम्स को ठीक करने में जला हुआ पैसा है। इस सिंगल क्वार्टर के कैश बर्न से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त स्टेक्स कितने हाई थे।
और इस प्रोडक्शन हेल के टेंशन के बीच मार्केट में बेहद उथल-पुथल मच गई। अगस्त 2018 में आए इस एक मशहूर ट्वीट ने जैसे आग में घी का काम किया, जिसमें कंपनी को $420 पर प्राइवेट करने की बात थी। इस एक स्टेटमेंट की वजह से स्टॉक अचानक 15% गिर गया और रेगुलेटर्स को दखल देना पड़ा। लेकिन इस सब टेंशन का नतीजा क्या निकला? असल में एक वक्त ऐसा आया जब कंपनी दिवालिया होने से सिर्फ और सिर्फ 1 महीना दूर थी, लेकिन लगातार श्रम और डेडिकेशन की वजह से उन्होंने ना सिर्फ हर हफ्ते 5000 मॉडल 3 बनाने का नामुमकिन सा लक्ष्य हासिल किया, बल्कि आगे के मास मार्केट स्केल के दरवाजे भी हमेशा के लिए खोल दिए। इस कामयाबी ने उन्हें उनके आखिरी चरण में पहुंचा दिया। भाग 6, फेज 4, ग्लोबल डिसरप्शन। मॉडल 3 के हिट होने से जो पैसा, रिसोर्सेज और कॉन्फिडेंस मिला, उसने वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन को गति दी। ऑपरेशंस को तेजी से दुनिया भर में फैलाया गया। चाइना और यूरोप जैसी बड़ी मार्केट्स में नई फैक्ट्रीज लगाई गई और सबसे इंपॉर्टेंट, कटिंग एज एआई रिसर्च में भारी निवेश किया गया। नतीजे तो आपके सामने हैं और सच में हैरानखेज हैं। 2018 में जहां मॉडल 3 और Y की सेल्स लगभग 1,46,000 थीं, 2020 आते आते ये 4,43,000 का आंकड़ा पार कर गई। इस एक्सपोनेंशियल वृद्धि ने उनका दबदबा पूरी तरह स्थापित कर दिया और इसी रफ्तार की बदौलत 2030 में मॉडल Y दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। अगर इस पूरे विश्लेषण को एक फ्रेमवर्क में समेटना हो तो हम उसे कहेंगे रिकर्सिव एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। सिंपल शब्दों में ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां एक चरण से मिली कामयाबी, सीख और पैसे का डायरेक्ट इस्तेमाल अगले चरण के लॉन्च में किया जाता है। इसी एग्जैक्ट प्लेबुक ने 2 दशकों में एक बाहरी खिलाड़ी को एक पुराने और जिद्दी उद्योग को डिसरप्ट करने की ताकत दी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब अगला निशाना यानी द नेक्स्ट फ्रंटियर क्या है? दुनिया भर में चल रही करोड़ों गाड़ियों से जो रियल टाइम डेटा मिल रहा है, उस मैस डेटा का उपयोग अब फुल सेल्फ ड्राइविंग एआई और ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट्स को ट्रेन करने में हो रहा है। यानी वही रिकर्सिव फ्रेमवर्क अब बिल्कुल नए उद्योगों में क्रांति लाने के लिए तैयार हो रहा है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं एक दिलचस्प सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। आप सभी ने इस सफर को देखा, तो क्या एक सदियों पुरानी, बड़ी और स्थापित कंपनी वाकई खुद को नए युग के लिए बदल सकती है? या फिर ऐसी ट्रू डिसरप्शन हमेशा किसी ऐसे बाहरी खिलाड़ी द्वारा आती है जिसके पास खोने को कुछ ना हो? सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए शुक्रिया।